हाय फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट लेक्चर में अपन ने नए 16 1110 से 116 ये नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या डिस्क्लोजर करना वो पढ़ा था। अभी ये जो नीचे दिए उल्टे, ये अपन ने ऑलरेडी सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप घर पे इसको मत पढ़ना वापस। मैं अभी सिलेबस में दिया इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बट दिस इज एब्सोल्युटली रिपीटेशन। तो अगर आप चाहे तो ये वीडियो रोक के आप अगला वीडियो देख सकते हैं, या एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो। तो एकदम क्विकली मैं इसको रिवाइज करने वाला हूँ। पहला है AS1। अपन ने पढ़ा था AS1 में क्या था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको अलग अलग से डिस्क्लोज करना है। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे हो रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंश्योर comparability both with entities financial statement of previous period and with the financial statement of other entity। मतलब अपना financial statement और बाकी का comparable हो। It sets out overall requirements for the presentation of financial statements, guidelines for their structure, minimum requirement for their content। Entity shall apply the standard in preparing presenting general purpose financial statement। ठीक है। Now AS2 inventory अपन ने पढ़ा था। It should be valued at net realizable value or cost price, whichever is less। The object of this standard is to prescribe accounting treatment for the inventory। A primary issue in accounting for inventory is the amount of cost to be recognized as an asset। मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, एंड कैरी फॉरवर्ड अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। कौन से अमाउंट में उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। This standard deals with the determination of cost, is subsequent recognition as an expense, including any written down value to net reserve value। It deals with the cost formula that are used to assign cost to the inventory। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री में इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए आपने जो खर्चा किया है, वेयर हाउस चार्जेस, वेयर कीपर चार्जेस, वो सब ऐड करना है, प्लस उसका मार्केट वैल्यू कितना है, बेचने के लिए कितना खर्चा आएगा, वो माइनस करके आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो आपने वो सब एसेट कैसे किया है उसका डिस्क्लोजर AS2 में देना है। वेरी इंपॉर्टेंट AS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक साल में कंपनी में कितना कैश आया है और वो कैसे कैश यूज, वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अपन ने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी में कैसे हो रहा है, कौन सा एक्टिविटी कैसा पैसा यूज हो रहा है। तो जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया उनको भी एक पता चलता है कि अपन ने जिस पर्पज से पैसा दिया उस काम के लिए यूज हो रहा है, किसी और काम के लिए यूज हो रहा है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ एंटिटी इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द बेसिस टू असेस द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड नीड्स ऑफ द एंटिटी टू यूज दोस कैश। मतलब कंपनी कितना कैश जनरेट कर पाती है और उसको यूज कैसे करती है। The economic decisions are taken by users to acquire and require an evaluation of ability to entity of an entity to generate cash। बराबर है। मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है, एंड टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ देयर जनरेशन। करेक्ट। तो ये जो यूजर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फिर वो लेंडर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, क्रेडिटर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर दैट द प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन about historical changes in cash and cash equivalent of an entity by means of statement of cash flow which classify activity into 3 parts। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। An entity shall prepare statement of cash flow in accordance with the requirement of the standard and shall present as an integral part of financial statement। अभी financial statement में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। देन AS8 changes in accounting policies, estimates and errors। The object of this standard is to prescribe criteria for selecting and changing accounting policy। For example, मैंने डेप्रिसिएशन का पॉलिसी चेंज किया SLM टू रिटर्न ऑन वैल्यू, करेक्ट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर, आपने कौन से बेसिस पे डिसाइड किया कि आपने को ये मेथड चेंज करना है, वो सब क्राइटेरिया जो होगा वो यहाँ पे डिसाइड होगा। अंडरलाइन हाईलाइट करो, मैं जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ वो MCQ के लिए आने वाला है। टुगेदर विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सी जब भी आप डेप्रिसिएशन डे 1 से चेंज करोगे SLM टू WDV या WDV से SLM, तो आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट चेंज होगा।
करेक्ट ना। तो चेंजेस इन, तो प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड, प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो उसके डिस्क्लोजर इन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, करेक्शन ऑफ एरर्स, कुछ एरर्स को आपने रेक्टिफाई किया वो दिखाना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड इज इंटेंडेड टू एनहांस द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, तो इससे आपका रिलेवेंस बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगा, एंड द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर टाइम विद द ऑफ अदर एंटिटी, मतलब आप आपके स्टेटमेंट्स लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हो। दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन सिलेक्टिंग अप्लाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग फॉर द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। मतलब क्या है, देखो कौन से अकाउंट, देखो सिलेक्शन एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी कौन से फॉलो करना है, चेंज किया तो कैसे करना है, ये सब आपको पता। एंड प्रायर पीरियड मतलब बैलेंस शीट के पहले के जो इवेंट है उसमें कुछ गलती हो गया तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसका डिस्क्लोजर। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से रटना है, जो ऊपर भी अपन ने हाईलाइट किया है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि AS8 किससे डील करता है, बस। देन AS10 इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट पीरियड, ये मैंने आपको सब पढ़ा है, इसलिए मैं भी जस्ट फटाफट पढ़ के आगे जा रहा हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब when an entity should adjust financial statement for the event after reporting period. Bad debts arise after 31st March, loss by fire after 31st March, तो 31st March को स्टॉक दिख रहा है, 31st March को डेटर्स दिख रहे हैं, बट 10 अप्रैल को पता चला कि कंफर्म पैसा नहीं आने वाला है या स्टॉक जल गया। सो दीज आर द इवेंट्स विच हैपेंस आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट इन बोर्ड मीटिंग। The disclosure that entity should give about the date when financial statements were approved for the issue and about the event after the reporting period. The standard also requires that entity should not prepare financial statement on going concern basis if event after reporting period indicate that going concern is not appropriate. Correct? अगर आपको लगता है कि going concern के बेसिस पे रिपोर्ट बना के गलत चीजें डिस्क्लोज हो रही है तो आप फॉलो मत करो वो, ठीक है। नेक्स्ट इंड AS 12 इनकम टैक्स के बारे में दिया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इनकम टैक्स। द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स इज आउट टू अकाउंट फॉर करंट टैक्स एंड फ्यूचर टैक्स consequence ऑफ future recovery of carrying amount of asset that are recognized in balance sheet entity, transaction and events and that of the current period that recognize an entity statement। अभी देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स के लिए अकाउंटिंग कैसे होगा, मतलब इट्स नॉट अबाउट इनकम टैक्स पेमेंट। देखो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स इज हाउ टू अकाउंट फॉर द करंट एंड फ्यूचर टैक्स, मतलब इस साल का टैक्स कैसे रिकॉर्ड करना है, एंड फ्यूचर टैक्स कौन सा, फ्यूचर रिकवरी ऑफ, मतलब मैंने कुछ एसेट बेच दिए इन फ्यूचर, उसमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन एन एंटिटीज बैलेंस शीट। बट प्रैक्टिकली अपन जब एसेट बेचते तो ही रिकॉर्ड होता है, अपन एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करते। बट वो भी एक चैलेंज है कि इनकम टैक्स हर साल रिकॉर्ड करते समय इस साल का इनकम कितना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोविजंस अलग है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस अलग है। कंपनी अकाउंट इज प्रिपेयर एज पर कंपनी एक्ट, बट इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि दोनों के प्रोविजंस अलग अलग है, तो इसको डिस्क्लोज करना मुश्किल है। सेकंड, जब एसेट बेचेंगे तो भी आगे जाके उसका भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो भी रिकॉर्ड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब दोनों लॉ अलग अलग काम करते हैं, इसलिए it is inherent in a recognition of asset liability that reporting entity expected to recover or settle the carrying amount of that asset liability if it is probable that the recovery or settlement of that carrying amount will make future tax payment larger than it would be, recovery or settlement have no tax consequences. This standard requires entity to recognize deferred tax liability with a certain limited exceptions. ठीक है, मतलब क्या बताओ, इन सिंपल उन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या क्या दिखाना है, करंट ईयर का टैक्सेस दिखाना है, बट आगे जाके कुछ रिकवरी होगा, करेक्ट ना, या आगे जाके कुछ सेटलमेंट होते हैं। अभी लायबिलिटी का मतलब क्या है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक वर्ड था ना लायबिलिटी, हाँ हाँ,
इनकम टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है, अपना केस अपील में गया है, तो डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, तो उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है, डिस्प्यूटेड जीएसटी उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है। देन आपने एडवांस टैक्स भरा है, अपना टीडीएस कट हुआ है, तो इनकम टैक्स का अकाउंटिंग में पूरा आएगा, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, टीडीएस, लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट, उसका इंटरेस्ट पेनल्टी, वो रिकॉग्नाइज कैसे करना है, क्योंकि कोर्ट में तो केस चल रहा है, अभी आपने फेवर में डिसीजन नहीं आया है, फिर आगे जाके उसका रिकवरी हुआ, लेकिन वो तो है 17-18 का, रिकवरी कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से 22-23 में हुआ, तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, क्योंकि रिकवर तो आज हो रहा है बट है प्रीवियस पीरियड का, तो दीज आर द इश्यूज। तो ये कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब कहाँ पे दिया है, इनकम टैक्स AS 12 में दिया है, आपको समझ में आ गया। तो इनकम टैक्स के जो भी ट्रांजेक्शन है उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है वो इसमें दिया है, बट आपको वो है नहीं, बिकॉज इट इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पज। AS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। The object of this standard is to prescribe an accounting treatment for the property, plant and equipment so that users of financial statement can receive information about entities investment in property। हाँ, मतलब यूजर्स को पता चले कि आपने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है एंड उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है। देन मेजर चैलेंज कहाँ पे, हाउ टू रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट, आप एसेट का अमाउंट कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो और डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगा रहे हो, एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लॉसेस के लिए कितना प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, बस। अच्छा, ये इन्हीं के लिए कवर होता है जो एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में नहीं आते हैं, उनके लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। The object of this standard is to prescribe the accounting and disclosure for employees' benefit. The standard requires an entity to recognize पहला liability when employee provides service in exchange of employee benefit to be paid in future. In future मतलब अब इसमें देखो एम्प्लॉय का सैलरी पे आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जो काम बंदा आज कर रहा है बट अपने को उसको ग्रेचुइटी 20 साल के बाद देना है, करेक्ट, उसको पेंशन 20 साल के बाद देना है, प्रोविडेंट फंड सब 20 साल के बाद देना है, तो उसको आज रिकॉग्नाइज कैसे करना है। एंड एक्सपेंस का मतलब है जो उसको अपन सैलरी दे रहे हैं उसको अपन ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है, कौन से बेसिस पे सैलरी का कैलकुलेशन हुआ है वो। तो लायबिलिटी मतलब जो फ्यूचर में आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड एक्सपेंस मतलब जो अपन आज दे रहे हैं। AS 20 accounting for government grants and disclosure. The standard shall be applicable in applied in accounting for and in the disclosure of government grants and disclosure of other forms of government assistance. The standard shall not deal with पहला मतलब गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स आते हैं ना तो उसको इनकम मानना है या नहीं मानना है, करेक्ट ना, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कोई ग्रांट एसेट्स के लिए मिलता है, कोई ग्रांट बिजनेस चलाने के लिए मिलता है, कोई ग्रांट बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मिलता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा दिया है। ये स्टैंडर्ड कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। द स्पेशल प्रॉब्लम अराइजिंग इन अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइजेस एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये आप मत पढ़ो, आपको ये समझेगा नहीं कुछ भी, है ना, क्योंकि मेरे को आगे आपको बताना पड़ेगा चेंजिंग प्राइजेस क्या होता है, मतलब पूरा मेरे को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, ये छोड़ दो आप, बस रट्टा मार के अगर पॉसिबल है तो लर्न करो तो छोड़ दो। देन AS 21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन, अपन ने पहले पढ़ा था कौन से इफेक्ट होते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैंने फॉरेन करेंसी में एसेट लिया है, उसमें डॉलर का रेट 60 रुपीज़ था, पे करते समय 70 से हुआ है, करेक्ट ना, मतलब मेरी लायबिलिटी अरेंज हुई थी एक रेट से, पे करते समय मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ या कम भी दे सकता हूँ, तो वो एन एंटिटी में कैरी ऑन फॉरेन एक्टिविटी इन 2 ways. It may have transaction in foreign currencies or it may have foreign operations. फॉरेन ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वहाँ का ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मर्ज होगा, फिर वो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें डिफरेंस आएगा, तो ये है ऑपरेशंस, ये भी हो सकते हैं। एन एंटिटी में प्रेजेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फॉरेन करेंसी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब हाउ टू इंक्लूड, हाईलाइट करो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन ऑपरेशन, मतलब इंडिया में बैठ के मैंने जो फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है सुनो ध्यान से, तो वहाँ पे गुड्स का वैल्यूएशन जो होता है वो कस्टम ड्यूटी के कस्टम एक्ट के हिसाब से होता है, ध्यान से सुनना।
अभी अकाउंट, अच्छा ये पहला इशू, अभी फर्क समझो मैं क्या बताता हूँ। कोई ट्रांजैक्शन, सपोज लेट्स से कंपनी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन किया, अब इसमें दो इशू आते हैं। वो जो बिल है वो फॉरेन करेंसी में आता है, वो बिल को फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कस्टम का लॉ बोलता है कि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के रेट अप्लाई करो, लेकिन अकाउंटिंग में आरबीआई के रेट्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूएशन में फ़र्क आता है। वैल्यूएशन में फ़र्क आ गया तो कस्टम ड्यूटी के कैलकुलेशन में भी बहुत सारे फ़र्क आते हैं। तो ये है मतलब बहुत बड़ा इशू है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। हाँ, इसका होता है अकाउंटिंग, बट अपने को थ्योरी है। एंड फॉरेन ऑपरेशन मतलब आपको वहीं पे कुछ बिजनेस है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, वो दिखाना है। द प्रिंसिपल इशू ऑफ विच एक्सचेंज रेट टू बी यूजियस, मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होंगे कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा। मैंने पूरे साल परचेस किया, पूरे साल सेल किया है तो फॉरेन करेंसी में, तो कौन से रेट से कन्वर्ट होगा एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट, इन IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, production of qualifying asset from the part of cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense. अपन ने पढ़ा था कि अगर मैंने कोई एसेट परचेस किया है तो परचेस करने के पहले जितना भी कॉस्ट है हम एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, एंड बाद में का जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू में हम लेके आते हैं, तो वही दिया है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मतलब एसेट पुट टू यूज होने के पहले आपने जो भी खर्चा किया वो अपन कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो वही है बस। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना है, इक्विटी कॉस्ट नहीं लेते अपन, प्रेफरेंस कैपिटल का नहीं लेते क्योंकि वो ओनर्स का है, ये भी मत पढ़ो, ये आपको समझेंगे नहीं क्या है, छोड़ दो। AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये भी अपन ने अलग तरह से पढ़ा था। अच्छा, ये चैप्टर किन के लिए एप्लीकेबल बताओ, जो अपन ने पढ़ा ना कंपनीज 500 करोड़, ये उनके लिए सब पढ़ रहे हैं अपन, किन के लिए, उन कंपनीज के लिए सब। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट एंटिटीज, कंपनी मतलब एसएसी पर्सन, एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेंट डिस्क्लोजर नेसेसरी टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द पॉसिबिलिटी दैट इस फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट लॉस may have been affected by the existence of related party and by the transaction outstanding balance including commitment with such parties। तो अपन ने पढ़ा था किन किन को रिलेटेड पार्टी माना जाता है, तो वो रिलेशनशिप आपको दिखाना है, क्या किस प्रकार का आपका रिलेशनशिप है, क्या क्या आपके कमिटमेंट्स हैं, कितना बैलेंस है उसका, करेक्ट ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन किस प्रकार का है और किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस है, एज ऑन 31 मार्च क्या क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, वो सब आपको दिखाना जरूरी है। जस्ट पढ़ना है, आगे जाना है, पढ़ना है, आगे जाना है, और रटना भी है। AS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स व्हेन एन एंटिटी प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाईलाइट करो, मतलब मैंने किसी दूसरे सब्सिडरी में, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट में इन्वेस्ट किया है एंड अपन अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड्स आर बी अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग, हाँ तो ये 3 एरिया में ही अप्लाई होगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स व्हेन एंटिटी रिलेट्स और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रेजेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, जब बाय डिफॉल्ट उनको अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा तो ही होगा, कंसोलिडेटेड है तो नहीं होगा, बट अगर लॉ रिक्वायर्ड है कि अलग से बना रहा है तो फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाई करके आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया है उस पर कैसे डिस्क्लोजर चाहिए, कैसे रिपोर्टिंग चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये मत पढ़ो। AS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अब इसमें द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, बस इतना ही आपको लर्न करना है, एंड टू सेट आउट रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड व्हेन द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जब करते तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो दिखाना है आपको। ऊपर वाला था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे है कि उसका जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ क्या किसी अदर पार्टी में, एंटिटी में, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो दिखाना है।
ये कुछ बहुत भारी दिया आपको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हायर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, मतलब दिस इज, देखो क्या लिया है, द स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुज फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ हायर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। मतलब आप जिस करेंसी में डील कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। क्या लिखा है, फंक्शनल करेंसी, मतलब मैं जिस करेंसी में डील कर रहा हूँ इट्स अ करेंसी ऑफ हायर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। तो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उस इकोनॉमी में, मतलब मेरा जो करेंसी है वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा रेट पे डील हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो उसमें क्या होगा, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ऑपरेटिंग रिजल्ट पे होता है ना, प्रॉफिट कम होता है, खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ महंगे दाम पे अपने को खरीदनी पड़ती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। पैसे का पावर खत्म हो जाता है क्योंकि करेंसी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो करेंसी का वैल्यू में परचेजिंग पावर उसका कम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपको दिखाना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन अपन ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट as liability equity for offsetting the financial assets and financial liabilities. It applies to classification of financial instrument from the perspective of issuer into financial asset, financial liabilities, equity instrument, मतलब इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, डेट कैपिटल कितना है, उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, डिविडेंड कितना आएगा, आप बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा, ये सब आपको दिखाना ज़रूरी है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये मत पढ़ो। ईपीएस बोलो, अपन ने ईपीएस एफएसएम में भी किया था। ईपीएस कैसे आता है बताओ, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर सो एज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट एंटिटी इन सेम रिपोर्टिंग पीरियड एंड डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द सेम एंटिटी। मतलब मैं मेरा परफॉर्मेंस मेरे लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकता हूँ कि अपना ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या मेरा परफॉर्मेंस आई कैन कंपेयर विद कॉम्पिटिटर, दोनों वे कंपैरिजन करना पॉसिबल है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, चलो पढ़ते अपन। The object of this standard to prescribe minimum content of interim financial state report and prescribe the principle for recognition and measurement in complete and condensed financial statement for interim period. Timely and reliable interim financial reporting improves the ability of investor, creditor, other to answer entities' capacity to generate and cash flow and its financial condition and liquidity. बताओ क्या है इंटरिम का मतलब, क्या होता है पहले बताओ। विच इज प्रिपेयर्ड बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। तो ये कब बनता है, मैंने आपको कहा था जब एंटिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, या उनको डिविडेंड देना है, या इन्वेस्टर को खुश करना है, अगला आईपीओ लेके आना है, तो कंपनी को पता चलेगा लोगों को कि भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो पीपल विल बाय शेयर्स, बाकी कुछ भी नहीं। इम्पेयरमेंट एसेट मैंने आपको बताया था कि एसेट का जो बैलेंस शीट में वैल्यू है इट इज़ मोर देन इट्स रिकवरेबल प्राइस। मोबाइल का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में 15% है, बट उसका वैल्यू मार्केट में तो 50% से कम हो जाता है 1 साल के बाद। तो ये जो डिफरेंस है उसका एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। तो कितना लॉस हुआ है आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट ये आप पढ़ लेना, प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। तो ये जस्ट दिखाना है। इंटेंजिबल एसेट्स भी आपको दिखाना है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आपने कैसे रिकग्नाइज किया है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना। लास्ट एंड फिर अपन लेक्चर को रोक देंगे। ये इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। कहाँ कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। This standard shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property
among other things the standard applied to measurement of in leases financial statement of investment property interest held under lease accounting as a lease and investment lessors operating lease. हाँ मतलब क्या है, देखो लीज में क्या होता है, मैं मेरा एसेट आपको यूज करने के लिए दे रहा हूँ, करेक्ट ना, तो मैं उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा एंड आप उसका लीज रेंट क्लेम करोगे. यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट बिकॉज आई एम द ओनर. अब यहाँ पे क्या दिया है, among other things this standard applies to measurement in lessee's financial statement of investment property interest held under is accounted as a finance lease. मेरे लिए फाइनेंशियल लीज है वो. एंड मेजरमेंट ऑफ लेसर जिसने एसेट दिया है उसके लिए वो अंडर ऑपरेटिंग लिस्ट है. अभी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल लीज एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज, तो उसके हिसाब से डिस्क्लोजर करना जरूरी है. और इसमें ये कवर्ड नहीं है, इसमें ये कवर्ड नहीं है, कुछ भी ये कवर्ड नहीं है. एंड AS 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के डिस्क्लोजर देना क्या है, ज़रूरी है. बस तो यहाँ पे मैं लेक्चर रोक देता हूँ. ये मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया क्योंकि ऑलमोस्ट 90% चीज़ें अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपने भी नहीं पढ़ा तो चलेगा, जो नए एक्स्ट्रा उतना पढ़ के जाओ. एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोरी टेस्ट. इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रटना है टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी एंड जितना आता है उतना एग्जाम में टिक करना है. थैंक यू सो मच.